नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें तो हम आपको हर रोज दिखाते ही हैं, लेकिन आज आपको इस समय की सबसे चिंताजनक खबर दिखाएंगे और वो ये है कि अगर ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं हुआ तो दुनिया भर में ये कोविड जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड महामारी जैसा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं, बैंक्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है और पूरी दुनिया में तेल और गैस की कमी से लॉकडाउन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि भारत में स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, इस समय यह स्थिति नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट करना आपके लिए जरूरी है कि भारत में ना तो लॉकडाउन लगेगा, ना ही भारत में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर खराब स्थिति हो सकती है। इसलिए आज की जो खबर है यह आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि भारत में लॉकडाउन नहीं लगने वाला। इसके बाद हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि पानी और तेल की लड़ाई में असली ताकत किस में है। दुनिया कहती है असली ताकत तेल में है, तेल ताकतवर है, लेकिन सच यह है कि खाड़ी देशों में मीठा पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत के पास तेल के बड़े बड़े भंडार तो हैं, लेकिन पीने का मीठा पानी नहीं है। और हमारे देश में पानी है, लेकिन हम उस पानी की कीमत को समझते नहीं। इस युद्ध में एक नया खतरा सामने आ रहा है। तेल के साथ साथ अब पानी के प्लांट्स पर भी हमले हो रहे हैं। याद रखिए, तेल के बिना जिंदगी रुक जाती है, लेकिन पानी के बिना जिंदगी खत्म हो जाती है और खाड़ी देशों में अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। खाड़ी देशों में मीठा पानी नहीं है, समुद्र का पानी है और उन्हें ऐसे प्लांट्स बनाने पड़ते हैं जहां समुद्र के खारे पानी को प्रोसेस करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। और आखिर में हम आपको इजराइल के डिमोना शहर के बारे में बताएंगे जिसमें इजराइल की जान बसती है। हाल ही में ईरान की मिसाइल डिमोना तक पहुंच गई और इस हमले के बाद से ही इजराइल और अमेरिका दोनों घबरा गए और अगले ही दिन अमेरिका ने इस युद्ध में पहली बार युद्ध विराम की घोषणा की। इसका कारण यह है कि इसी डिमोना में इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर सेंटर है और यहां पर ईरान का हमला होना इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वैसे तो दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको रोज दिखाते हैं, लेकिन यह खबर बड़ी भी है और बहुत चिंता में डालने वाली खबर भी है, इसलिए इस खबर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह खबर सीधे आप पर असर डालेगी, आपके परिवार पर असर डालेगी, आपकी नौकरी पर असर डालेगी, आपके जीवन पर असर डालेगी। क्या इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कोविड जैसी स्थिति बन सकती है? जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, जरा कोविड के जमाने को याद करके देखिए, आप डर जाएंगे। और यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड महामारी जैसा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि इस युद्ध से पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा उसकी भविष्यवाणी अभी इस समय नहीं की जा सकती, क्योंकि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं उन्हें भी इस युद्ध से होने वाले नुकसान का अंदाजा इस समय नहीं है। तो क्या ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में एक आर्थिक वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? क्या बहुत सारे देश इस युद्ध में शामिल नहीं है? पूरी दुनिया इस युद्ध को दूर से देख रही है, लेकिन इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और आज हम इसी सवाल को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको राष्ट्रपति पुतिन का ये चिंता में डालने वाला बयान आप सुनिए। Конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех, без исключения регионов и континентов, и решением социальных задач. Пользуясь случаем, не случайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией. События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах
в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. तो राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत बड़ा विचार दुनिया के सामने रखा है और ये विचार, ये उनका अंदाजा जो है, ये बहुत डराने वाला है। और आप शायद अब तक कोविड काल को भूल चुके होंगे। कोविड के ज़माने में क्या हुआ था, ज़िंदगी हमारी कैसे रुक गई थी, कैसे लॉकडाउन लग गया था, कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। ज़रा याद करके देखिए। आज भी जब आप याद करेंगे तो डर जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग अब उस समय को भूल चुके हैं, लेकिन अगर इस युद्ध का अभी तक कोई सबसे बड़ा विजेता रहा है तो वो है राष्ट्रपति पुतिन। इस युद्ध से सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रपति पुतिन को हुआ है, रशिया को हुआ है। अब अमेरिका खुद कह रहा है दुनिया भर के देशों को कि अब आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, और दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो रही है और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक गलत फैसला ले लिया, दुनिया ये कह रही है, और इसका सीधा जो फायदा है वो रशिया को मिल रहा है। ईरान युद्ध अब एक आर्थिक विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज सभी देश ये युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के सभी देशों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए हम आपसे आज ये कहते हैं कि आप इसे सिर्फ ईरान युद्ध समझने की भूल मत कीजिए। असल में ये दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध बन चुका है और अब इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। दुनिया के पहले और दूसरे विश्व युद्ध के केंद्र में सेना और हथियार थे, लेकिन इस आर्थिक विश्व युद्ध के केंद्र में सिर्फ कच्चा तेल और गैस है, और इसकी कमी से होने वाली महंगाई और फिर आर्थिक मंदी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 45 से 55% की तेजी आ चुकी है। दुनिया के लगभग 85 देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और ये दाम भी कोई छोटे मोटे नहीं बढ़े। 30 से 50% तक दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के। अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम 16% से लेकर 30% तक बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने दावा किया है कि अगर युद्ध समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों में हालात सामान्य नहीं हुए तो कई वर्षों तक कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर रहेगी और ये $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक भी युद्ध, राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस साल एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। WTO के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ घटकर 1.9% रह जाएगा, जो पिछले साल 4.6% था। ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का जो व्यापार है, उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी कम हो जाएगी देखिए, और ये मंदी का एक शुरुआती संकेत है। आज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने यह कहा है कि इस साल अमेरिका में महंगाई दर 4.2% रहेगी, जबकि पहले ये 3% के आसपास रहने का अनुमान था। 3% से भी कम अनुमान जो था, तो अमेरिका में ही महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल की महंगाई का अनुमान 2.7% लगाया था। यानी इस साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक और रिसर्च फर्म पैंथियन मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक इस युद्ध की वजह से अमेरिका के लोगों को जनवरी से लेकर मार्च के बीच लगभग 139 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान शेयर बाजार में गिरावट की वजह से होगा और यह अमेरिका की GDP का लगभग 5% हिस्सा है। इस नुकसान की वजह से अमेरिका के लोगों के कुल खर्चों में कम से कम 4.65 लाख करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी। यानी अमेरिका के जो लोग खर्चा करते हैं किसी भी चीज पर, उसमें इतनी कमी आएगी, लगभग 4.5 लाख करोड़ की कमी आ जाएगी। और जब लोग खर्चा कम करेंगे, खर्च घटने का मतलब है कि अमेरिका के बाजारों में मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम होगी तो यह भी एक आर्थिक मंदी के शुरुआती संकेत है। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी मंदी आई थी, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्थाएं लगभग तबाह हो गई थी और कई देशों की GDP में 20 से 50% तक गिरावट आई थी। ये दो विश्व युद्ध जो थे, इन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था।
फिर वर्ष 2008 में आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, अमेरिका की वजह से दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई और इससे वर्ष 2009 में दुनिया की विकास दर घटकर -1.3% हो गई। इसी तरह फिर 2020 में जब कोविड आया तो दुनिया की विकास दर घटकर लगभग -3% हो गई। कोविड की वजह से दुनिया में लगभग 1,14,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इस बार हालात पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज हर देश की सप्लाई चेन, उसकी ऊर्जा की जरूरतें, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर एक क्षेत्र में संकट आता है तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर पड़ता है और फिर तुरंत पूरी दुनिया में यह असर फैल जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज के ज़माने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। दुनिया में सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए अगर युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है तो उसका असर हर देश पर पड़ेगा। आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर है, यानी पेट्रोल, डीजल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में अगर तेल और गैस महंगे हो जाएंगे या फिर इनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। कार या बाइक चलाने का खर्च बढ़ जाएगा, घरों में बिजली महंगी हो जाएगी, रोजमर्रा की चीजें जैसे कपड़े, खाने पीने का सामान, आप कुछ भी सोच लीजिए, आपके खाने पीने का सामान, कपड़ा, जूता, चप्पल, आपकी ऊर्जा, आपका एलपीजी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च जब ज्यादा हो जाएगा तो उस चीज के दाम बाजार में बढ़ जाएंगे। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आप कोई भी चीज जो बाजार से आप खरीद रहे हैं, हर उस चीज के दाम आगे चलकर बढ़ जाएंगे। आज दुनिया के हर देश पर बहुत ज्यादा कर्ज है। कोविड के बाद दुनिया के ज्यादातर देश पहले से ही भारी कर्ज में है और कई देशों की अर्थव्यवस्था अब भी कोविड के संकट से बाहर नहीं निकल पाई है। अकेले अमेरिका पर 3,600 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 2,950 लाख करोड़ रुपए की है। ऐसे में इस नए संकट में दुनिया भर की सरकारों के पास राहत देने के लिए अपने लोगों को ज्यादा पैसा बचा नहीं है। युद्ध की वजह से आज शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और क्रिप्टो जैसे हर तरह के निवेश में भारी गिरावट आई है। यानी निवेश कोई करे भी तो कहां करे। हम अगर आप देखें, जो आम लोग हैं, आम लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जब लोग नुकसान देखते हैं तो खर्च कम करते हैं। इससे कंपनियों की कमाई घट जाती है। जो कंपनी अलग अलग सामान बनाती हैं, उनका सामान बाजार में बिकना बंद हो जाता है, उनकी कमाई घट जाती है और फिर उत्पादन घटता है और फिर उन कंपनियों में छटनी होती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ती है और इससे मांग में और ज्यादा कमी आती है। इस तरह से अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है और इसी तरह से ये खतरनाक चक्र बन जाता है जहां एक दूसरे से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और इस समय जो हालात हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो भारत की कंपनी हो या दुनिया के बाजारों में कोई और बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित है कि अगले साल हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस और हमारा धंधा जो है वो पिछले साल के मुकाबले कितना कम हो जाएगा, हमारा जो घाटा है कितना बढ़ जाएगा। ऐसे में सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये है कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में जो आपको रेज मिलता है, आपकी तनख्वाह जो बढ़ती है, वो शायद इस बार नहीं बढ़ेगी। वो सबसे पहला हिट आपके जीवन में आने वाला है। तनख्वाह बढ़ेगी नहीं और बाकी का जो सारा सामान है वो महंगा होता चला जाएगा। इस बार पेट्रोल और गैस के अलावा दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स की भी बहुत बड़ी कमी हो सकती है। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से खाड़ी देशों से 33% फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है, जो अब लगभग बंद हो चुकी है। फर्टिलाइजर्स की कमी होने से दुनिया भर में अनाज के उत्पादन में कमी आएगी। दुनिया भर के जो किसान हैं, खेतीबाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उन पर गहरा असर पड़ेगा। अनाज की कमी होगी और अनाज महंगा हो जाएगा। ये सभी संकेत बता रहे हैं कि अभी दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे दुनिया को मंदी की तरफ धकेल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने की वजह से दुनिया भर में मंदी आई थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन हुआ, सारी जो एक्टिविटीज थी वो सब बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, दफ्तर बंद हो गए, सारा काम काज सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन इस बार, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक स्वास्थ्य इमरजेंसी थी, एक बीमारी को फैलने से रोकना था। लेकिन इस बार
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले फ्यूल की कमी से ये मंदी आने का डर है। तो पिछली बार तो एक वायरस था जिसकी वजह से ये मंदी आई, लेकिन इस बार ये ऊर्जा है, यानी तेल की कमी से ये मंदी आएगी। खाड़ी देश अगर पूरी दुनिया को कच्चा तेल और गैस सप्लाई करते हैं तो वो पूरी दुनिया से अपनी जरूरत का लगभग 85% खाने पीने का सामान खरीदते हैं। उनके पास तेल तो है लेकिन अनाज नहीं है, और इसीलिए उनका 85% अनाज और खाना पीने का सामान दूसरे देशों से आता है। क्योंकि खाड़ी देशों में खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, रेगिस्तान है। इसलिए ये देश लगभग 90 से 93% अनाज दूसरे देशों से खरीदते हैं। खाड़ी देश दुनिया भर से अपनी जरूरत का लगभग 100% चावल बाहर से ले रहे हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत बेचता है खाड़ी देशों को। इसके अलावा लगभग 62% मांस, 56% सब्जियां भी दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में ज्यादातर सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है, जो अभी लगभग बंद है। इसलिए अब इन देशों में भी जल्द ही अनाज का संकट पैदा हो सकता है। तो देखिए, ये इसके दो रास्ते हैं जो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। खाड़ी देशों में अनाज का संकट पैदा हो सकता है, खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है, और पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। क्या इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कोविड की तरह लॉकडाउन लग सकता है? ये भी बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं। कोविड में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस बार लॉकडाउन इसलिए लग सकता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में बहुत कमी है। दुनिया के कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में सरकारी ऑफिसों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल और डीजल जो लोगों को दिया जा रहा है, उसकी सीमा तय कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं बेचा जाएगा। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर राशनिंग हो गई है। जैसे कोविड के समय कई देशों में दवाइयों की कमी हो गई थी, अब इन्हीं देशों में तेल की कमी हो गई है, गैस की कमी हो गई है। कोविड के समय दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। इस समय लोगों को फ्यूल बचाने के लिए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और कम से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील बहुत सारे देश अपनी जनता से कर रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे कई देश अब इस संकट से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा चुके हैं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। श्रीलंका में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम होने की वजह से सड़कें, दफ्तर और बस स्टैंड अगर आप देखेंगे तो वहां पर सन्नाटा है। ये श्रीलंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलंबो में की 25 मार्च की तस्वीरें हैं, और अब आप देखिए कैसे वहां पर सन्नाटा है, सड़कें खाली पड़ी हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोविड के जमाने की तस्वीरें देख रहे हैं, जब लॉकडाउन हो गया था। ऐसा माहौल पिछली बार आपने कोविड लॉकडाउन के समय देखा होगा, जैसा अभी आप देख रहे हैं। अब इस युद्ध के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि पानी और तेल की लड़ाई में असली ताकत किस में है? दुनिया कहेगी कि तेल में सबसे ज्यादा ताकत है, तेल ही ताकतवर है, तेल में पैसा है। लेकिन सच ये है कि खाड़ी देशों में मीठा पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत के पास तेल के तो बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन पीने का मीठा पानी नहीं है। इस युद्ध में एक नया खतरा दिख रहा है, और वो है कि तेल के साथ साथ पानी के प्लांट्स पर भी अब हमले हो रहे हैं। इस युद्ध में अब असली लड़ाई तेल की नहीं बल्कि खाड़ी देशों में पानी की है। अगर आप पश्चिमी एशिया के देशों को देखें तो वहां एक विरोधाभास आपको दिखेगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में हैं। ये देश तेल के दम पर खड़े हुए और तेल बेचकर इतने अमीर बने। इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है, लेकिन इनके पास पैसा है, तेल है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है मीठा पानी। कहते हैं तेल दौलत देता है, लेकिन पानी जिंदगी देता है। पश्चिम एशियाई देशों में बारिश ना के बराबर होती है, वहां पर नदियां नहीं हैं और ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है।
तेल के समुद्र के बीच खाड़ी देशों में पानी की एक बूंद सोने के बराबर है और कहते हैं तेल से शहर जगमगाते हैं लेकिन पानी से घर बसते हैं। अब इस युद्ध से खाड़ी देशों में पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, पानी को आप भारत में नल खोलकर ऐसे ही बहा देते हैं क्योंकि हमारे देश में पानी मुफ्त है। हम आज भी ये सोचते हैं कि हमारे देश में पानी तो मुफ्त की चीज है, हम बचाने के बारे में कभी सोचते तक नहीं। उसी पानी के लिए खाड़ी देशों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना पड़ता है। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं जहां पर समुद्र के खारे पानी को वापस प्रोसेस करके उसे पीने लायक बनाया जाता है, उसे स्टोर करके रखा जाता है और फिर वहां से शहर के घरों में वो पानी सप्लाई होता है। यानी पानी वहां एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि फैक्ट्री में बनने वाला एक प्रोडक्ट है और इसे कहते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन खाड़ी देशों में जो हो रहा है, ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स में मशीनों की मदद से समुद्र के खारे पानी को वहां पर मीठा पानी बनाया जाता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स इन सारे खाड़ी देशों में हैं क्योंकि अगर ये प्लांट वहां पर ना हो तो लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा। समुद्र तो है आसपास लेकिन उसके खारे पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में दुनिया की लगभग 60% डीसैलिनेशन कैपेसिटी है जो पूरी दुनिया का लगभग 40% समुद्री पानी शुद्ध करती है, पीने लायक बनाती है। मध्य पूर्व में पानी शुद्ध करने वाले ऐसे लगभग 5000 प्लांट्स हैं और अकेले ईरान में ही लगभग 75 प्लांट्स हैं। अब ये आंकड़े देखिए, यूएई के पीने के पानी का लगभग 42%, कुवैत का 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब का भी 70% हिस्सा ऐसे ही डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। और ये प्लांट अगर बंद हो गए तो वहां पर सिर्फ समुद्र का खारा पानी रह जाएगा जिसे आप ना पी सकते हैं ना ही उसका कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लोगों को अगर जिंदा रहना है तो इस समुद्र के खारे पानी को इन प्लांट्स में पहले प्रोसेस किया जाता है और फिर उस पानी को पीने लायक बनाया जाता है। इस युद्ध में वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी लगातार हमले हुए हैं। ईरान और बहरीन ने अपने एक एक प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। और इस युद्ध में अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इन देशों में पानी का एक नया संकट खड़ा हो जाए। अगर पानी शुद्ध करने वाले प्लांट्स पर हमला होता है तो शुद्ध पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइंस या स्टोरेज प्लांट्स पर भी हमला होगा तो पानी की आपूर्ति रुक जाएगी और लाखों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। इस युद्ध में ईरान दुनिया में तेल संकट खड़ा कर चुका है और अब वो खाड़ी देशों में पानी का संकट खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। ईरान जानता है कि कोई भी देश कितना भी अमीर क्यों ना हो, पानी के बिना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए अगर युद्ध और चला तो ये प्लांट्स सबसे संवेदनशील और आसान निशाना बन सकते हैं। हमारे देश में सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर पर जैसे सब्सिडी देती है, वैसे ही खाड़ी देशों में लोगों को पानी पर सब्सिडी दी जाती है। खाड़ी देश जैसे ईरान और इराक में पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी उनके जीडीपी का लगभग 0.7% से लेकर 2.5% तक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है, लेकिन हमारे देश में इसी पानी की जमकर बर्बादी होती है। भारत में न जाने कितनी नदियां हैं, मॉनसून की बारिश यहाँ होती है, ग्राउंड वाटर का स्तर भी काफ़ी अच्छा है और शायद इसीलिए हम पानी की कदर नहीं समझते और पानी को मुफ्त का सामान समझते हैं। लेकिन पानी की कीमत आप गल्फ देशों से समझिए। अब हम ईरान युद्ध के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर हजारों मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए, लेकिन एक हमला ऐसा था जो बहुत खास था। 22 मार्च को इजराइल के डिमोना शहर पर ईरान के एक हमले ने इस पूरी युद्ध की रणनीति को बदल दिया। डिमोना इजराइल का कोई आम शहर नहीं है, ये इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। डिमोना शहर के नज़दीक इजराइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जिसका नाम शिमोन पेरेज के नाम पर रखा गया है और ये इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आप कह सकते हैं कि इजराइल की जान यहाँ बसती है। माना जाता है कि यहाँ पर ईरान के हमले के बाद खुद अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया।
22 मार्च को डिमोना पर हमला हुआ था और उसके अगले ही दिन 23 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये डिमोना पर जो हमला हुआ था, कितना जबरदस्त हमला था आप देख सकते हैं। और इजराइल और अमेरिका दोनों हैरान रह गए कि ईरान की मिसाइल्स इस डिमोना शहर तक कैसे पहुंच गई। डिमोना की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, इजराइल की जान यहां पर बसती है, इसलिए सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यहीं पर है। यहां इजराइल की राजधानी और जो दूसरे शहर हैं, टेल अवीव और जेरूशलम जैसे शहर, उनसे भी कहीं ज्यादा सुरक्षा है। इजराइल के वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स में 4 अलग अलग लेयर्स हैं और उसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया और वो मिसाइल्स यहां तक पहुंच गई। अब आपको बताते हैं कि डिमोना को इजराइल की परमाणु शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। जेरूसलम से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की शुरुआत वर्ष 1964 में हुई थी। यह रिसर्च सेंटर लगभग 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसकी 10 बिल्डिंग्स में 8 अंडरग्राउंड लैब्स हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग और एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा तैनात रहते हैं और यहां लगभग 2500 वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस काम करते हैं। यहां हर साल लगभग 9 किलोग्राम प्लूटोनियम तैयार किया जाता है और ये एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इससे एक परमाणु बम इजराइल हर साल बना सकता है। यानी डिमोना में सिर्फ एक परमाणु रिएक्टर नहीं, बल्कि यहां इजराइल का पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम मौजूद है। इजराइल ना तो यह स्वीकार करता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और ना ही इसका कभी खंडन करता है। लेकिन स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक वर्ष 2025 तक इजराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 80 प्लस। आप कह सकते हैं कि डिमोना इजराइल का किराना हिल्स है। ये किराना हिल्स नाम आपको याद होगा। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें आई थीं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमला किया था और भारत की मिसाइल किराना हिल्स तक पहुंच गई थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने कभी भी इस हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो यहीं पर छिपे हुए थे। और किराना हिल्स पर हमले की खबर के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने भारत से शांति का अनुरोध किया, सीज फायर का अनुरोध किया था। और डिमोना पर हमले के बाद 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा भी इसी प्रकार से की गई थी। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिमोना पर हमला क्या वैसा ही है जैसे भारत ने कथित रूप से पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस हमले के बाद बैकफुट पर आ गए कि अगर उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर संयंत्र हैं, अगर उस पर मिसाइल से हमला हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। 21 मार्च को ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीप पर अपनी मिसाइल से हमला किया और इस द्वीप का नाम है डिएगो गार्सिया, और यहीं पर अमेरिका और ब्रिटेन का एक जॉइंट मिलिट्री बेस है जिस पर ईरान ने हमला किया है। आप नक्शे पर देखिए कि ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। नक्शा देखिए आप, ईरान से हमला अगर हुआ है डिएगो गार्सिया पर, यह भारत के पास है हिंद महासागर में, और ये 4000 किलोमीटर की दूरी है लगभग। इसका मतलब है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर तक है। इससे पहले ईरान दुनिया को यही बताता था कि उसके पास अधिकतम 2 से 2500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल ही है। और ईरान के पास खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2 से 2500 किलोमीटर तक है। लेकिन जब से ईरान ने अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाई है, पूरी दुनिया नक्शे पर यह नाप रही है कि इस मिसाइल की रेंज में कौन कौन से देश और शहर आ सकते हैं। अब एक और नक्शा देखिए जिसमें आप समझ पाएंगे कि लगभग पूरा यूरोप अब ईरान की इस नई मिसाइल की रेंज में है। यूरोप में लंदन, बर्लिन, पेरिस, म्यूनिक और रोम जैसे शहर ऐसे हैं जहां तक ये मिसाइल पहुंच सकती है, जिन पर हमला कर सकती है। देखिए इस नक्शे पर कि अगर ईरान के पास 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है तो फिर वो यूरोप तक भी पहुंच सकता है। अमेरिका तक तो शायद नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यूरोप तक पहुंच सकता है।
पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक अमेरिका के लगभग 24 मिलिट्री बेस हैं और ये सारे मिलिट्री बेस अब ईरान के हमले की रेंज में आ जाएंगे, जो पश्चिमी देशों में है। अगर हम एशिया में देखें तो इस्लामाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलंबो भी इस मिसाइल की रेंज में है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान इन शहरों पर हमला कर देगा, आपको सिर्फ हम रेंज बता रहे हैं कि ईरान की जो रेंज है इस मिसाइल के जरिए ये कहां तक फैल चुकी है। एक और बात, ईरान ने युद्ध के 22वें दिन इस मिसाइल से हमला किया है, यानी 22 दिन के बाद ईरान ने अपनी ये मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास ऐसे और भी दूसरे हथियार हो सकते हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल किया ही नहीं है, और वो समय आने पर दुनिया को इन हथियारों से चौंका सकता है। पिछले साल जून में इजराइल ने आरोप लगाया था कि ईरान 4000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल्स बनाना चाहता है, उन पर काम कर रहा है। हालांकि तब ईरान ने इससे इनकार किया था, लेकिन कुछ और बातें भी यहां पर याद रखनी चाहिए। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया तक 2 मिसाइल्स फायर जरूर की, लेकिन ये मिसाइल्स अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई और ईरान ने खुद भी डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमले से अभी तक इनकार किया है। जरूरी नहीं कि ईरान यूरोप पर ऐसा कोई हमला कर ही देगा, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश नेटो के सदस्य हैं और नेटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है, यानी ऐसे किसी भी हमले से युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। अभी तक यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए ईरान भी उनका लिहाज करेगा। कुल मिलाकर ईरान की ये मिसाइल सिर्फ हमले का एक हथियार नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को ताकत का एक नया संदेश भी है। अगर अमेरिका इस युद्ध में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा तो ईरान इस युद्ध को पश्चिम एशिया से यूरोप तक लेकर जा भी सकता है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में युद्ध लड़ने के जो तरीके हैं वो कैसे लगातार हर युग में बदलते रहे हैं, और हर युग में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक नया हथियार आ जाता है, जिससे पुराने हथियार जो हैं वो आउटडेटेड लगने लगते हैं। आज से 326 वर्ष पहले, वर्ष 1700 से लेकर 1940 के दशक तक वॉरशिप्स दुनिया भर के युद्धों में सबसे ज्यादा हावी रहे। उस समय ब्रिटेन की नौसेना को क्वीन ऑफ द सीज कहा जाता था, और इसी नौसेना के दम पर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों को अपना गुलाम बना लिया, पूरी दुनिया को लगभग जीत लिया। तब दुनिया में एक ही फॉर्मूला था, जितने बड़े वॉरशिप्स उतनी ही बड़ी तोप, और इस फायर पावर ने लगभग 250 वर्षों तक वॉरशिप्स को सबसे ताकतवर हथियार बनाए रखा, और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे था। जहां भी ब्रिटेन को जरूरत होती थी अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स वो भेज देता था, और इन वॉरशिप्स का जवाब किसी के पास था नहीं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तस्वीर बदल गई, और पहली बार शुरुआत हुई हवाई जहाज से हमले करने की, हवाई हमलों की, जिसने बड़े बड़े वॉरशिप्स को पानी में डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध में एयरक्राफ्ट द्वारा किए गए हमलों से लगभग 25 वॉरशिप्स नष्ट होकर पानी में डूब गए। उस समय जापान ने 263 मीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप बनाया था, जिसका नाम था यामातो। लेकिन वर्ष 1945 में फाइटर जेट्स ने ही हमला करके हवाई हमले से इसे डुबो दिया, और तब दुनिया ये समझ गई कि फाइटर जेट्स लड़ाई के मैदान का अब एक नया हथियार है, जिसके पास जितने बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, जितने ज्यादा फाइटर जेट हैं, युद्ध वही जीतेगा। इसके बाद के हर युद्ध में, चाहे वो वियतनाम युद्ध हो, खाड़ी युद्ध हो, या फिर इराक और अफगानिस्तान का युद्ध हो, हर बार फाइटर जेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती चली गई। अमेरिका ने कुछ ऐसे युद्ध भी लड़े जिसमें सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल से ही हमले किए, जैसे 1999 में सर्बिया का युद्ध। इस समय दुनिया में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का बहुत बोलबाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है स्टेल्थ, यानी ये रडार पर दिखाई नहीं देता। अमेरिका, रशिया और चीन ने अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है। इसके अलावा भारत भी अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इस समय बना रहा है, डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में फाइटर जेट्स अकेले हमला नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ कई ड्रोन्स भी शामिल होंगे, और तब फाइटर जेट इन ड्रोन्स के कमांड सेंटर की तरह काम करेगा, और किसी भी हमले में अगर ज्यादा खतरा होगा तो वहां फाइटर जेट की बजाय, पायलट की जान खतरे में डालने की बजाय ड्रोन्स हमला करेंगे, ताकि पायलट वाले फाइटर जेट्स खतरे से दूर रहें और सुरक्षित रहें। भारत भी अपना एक ऐसा ही सिस्टम बना रहा है, जिसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, यानी कैट्स।
आने वाले समय में हो सकता है कि फाइटर जेट से पायलट को हटाकर उसे अनमैन्ड फाइटर जेट बना दिया जाए। इस समय अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी ऐसा ही फाइटर जेट बना रही है और इसका नाम है फ्यूरी, जिसमें पायलट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस युद्ध से दुनिया जो देख रही है, सीख रही है, वो ये कि ऐसा ना हो कि आजकल के जो फाइटर जेट हैं ये कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी भी बदल जाए, फाइटर जेट की ज़रूरत ही ना पड़े। आज आप 1,000 रुपए का एक फाइटर जेट खरीदते हैं और वही काम अगर 20 लाख या 40 लाख का ड्रोन्स कर सकता है तो फिर फाइटर जेट की ज़रूरत क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को, बड़ी बड़ी सेनाओं को आगे चलकर सोचना पड़ेगा। और ईरान ने ये जो आइडिया है ये पूरी दुनिया को दे दिया है। ईरान से पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी जिस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उससे भी दुनिया को ये समझ में आ गया था, लेकिन ईरान ने जितने अच्छे तरीके से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उससे ऐसा लगता ही नहीं कि ईरान की अपनी वायुसेना जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अमेरिका पहले भी कई बार कह चुका है कि हमने ईरान की वायुसेना को समाप्त कर दिया है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास वायुसेना ना हो, जिसके पास फाइटर जेट्स ना हो, लेकिन तब भी वो अपने ड्रोन से दुश्मन की नाक में दम किए हुए है। ये है ना बिल्कुल एक नई युद्ध की थ्योरी, एक आप समझ लीजिए कि एक नई रणनीति ईरान ने दुनिया को सिखाई है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर पूरी दुनिया में आजकल अपनी मार्केटिंग कर रहा है। अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके खुद के घर में आग लगी हुई है और वो दूसरों को अपना कमरा ऑफर कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है। ईरान युद्ध विराम पर बातचीत को लेकर पाकिस्तान आजकल कुछ ऐसा ही कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में पाकिस्तान खुद को एक नेगोशिएटर बता रहा है, एक मध्यस्थ बता रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान कूटनीति में इस शब्द का असली मतलब समझता नहीं है। वैसे तो नेगोशिएटर शब्द का सीधा अर्थ होता है मध्यस्थ, लेकिन कूटनीति में इस शब्द का मतलब कुछ बदल जाता है। नेगोशिएटर एक ऐसे देश को कहते हैं जो सभी पक्षों के बीच बातचीत करवाकर समझौता कराने की कोशिश करता है। कूटनीति में नेगोशिएटर यानी मध्यस्थ बनने की 3 बुनियादी शर्तें मानी जाती हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त है भरोसा। बातचीत में शामिल सभी देशों को उस देश पर भरोसा होना चाहिए, यानी उस देश की विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह कि क्या पाकिस्तान विश्वसनीय है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी शर्त निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी, नेगोशिएटर को किसी भी देश का एजेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है प्रभाव और ताकत। डाकिये की तरह सिर्फ संदेश पहुंचाने से काम नहीं चलता, उस देश के पास इतना प्रभाव और ताकत भी होनी चाहिए कि वो दोनों पक्षों पर समझौते की सभी शर्तें लागू कराने के लिए दबाव भी बना सके। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास ये प्रभाव और ताकत है? अगर इन शर्तों पर पाकिस्तान के चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो सच ये है कि इन पर पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई पूरी दुनिया को बताई। भारत में जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब विपक्ष ने पूछा कि ईरान के युद्ध विराम पर पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करता, भारत अपनी शर्तों पर काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका शुरू से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता आया है। युद्ध विराम की इस बातचीत में पाकिस्तान की हैसियत ज्यादा से ज्यादा एक दलाल या बिचौलिए की हो सकती है, जो अमेरिका का दोस्त नहीं बल्कि एक छोटा सा एजेंट है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान भी 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच एक गुप्त समझौता कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और चीन के नेता के बीच गुप्त संदेश पहुंचाने का काम किया था। यानी पाकिस्तान बहुत पहले से ही एक डाकिये का काम करता आ रहा है, यानी संदेश को यहां से वहां पहुंचाने का काम। वर्ष 1971 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंगर ने पाकिस्तान से होते हुए बीजिंग की गुप्त यात्रा की थी, जिसके बाद वर्ष 1972 में रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते खत्म हो गए थे और दोनों देश
सीधे आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। तब अमेरिका में ईरान का कोई दूतावास भी नहीं था और इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया था और उसी के जरिए ईरान तक संदेश भेजने का काम शुरू किया और यहीं से पाकिस्तान को लेकर यह गलतफहमी शुरू हो जाती है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का एक बिचौलिए की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है और उसे यह गलतफहमी है कि वो एक मध्यस्थ बन गया। पाकिस्तान भले ही खुद को एक नेगोशिएटर देश बताकर अपनी मार्केटिंग कर रहा हो, लेकिन अब आपको इस दावे की एक और हकीकत बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान इस युद्ध में आमने सामने हैं और खाड़ी के देश इस युद्ध की सबसे महंगी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो वो इसमें पाकिस्तान की भूमिका कभी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका बातचीत का पूरा कंट्रोल खुद अपने पास रखना चाहता है। इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी का इतिहास भी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश के तौर पर अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए इजराइल भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। सऊदी अरब और ईरान को लेकर भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठते हैं। इस युद्ध में ईरान ने सऊदी अरब पर लगातार हमले किए। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब इस युद्ध के 4 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक खुलकर सऊदी अरब की कोई सैनिक मदद नहीं की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब खुद सऊदी अरब भी ये चाहता है कि ईरान पर अमेरिका के हमले जारी रहें। तो क्या पाकिस्तान युद्ध विराम में भूमिका निभाने का कोई ड्रामा कर रहा है? ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इसलिए पाकिस्तान ईरान को नाराज करने की हिम्मत अभी तक जुटा नहीं पाया। ईरान और पाकिस्तान की धार्मिक विचारधारा भी अलग अलग है। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पूरी दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं और ईरान युद्ध के बाद पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया, तब उनकी देशभक्ति पर शक किया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान से इतनी मोहब्बत है तो इन लोगों को वहीं चले जाना चाहिए। इसलिए दोनों देशों में आपसी भरोसे की बहुत कमी रही है और पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर कई बार हमले भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अब तक ईरान पर एक भी हमला नहीं किया। ऐसा करके पाकिस्तान ने सऊदी अरब का भी शायद भरोसा तोड़ा होगा। इस समय पाकिस्तान ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि अब सऊदी अरब और ईरान भी उस पर भरोसा नहीं करते और सभी को पाकिस्तान पर शक है। यानी भरोसा और निष्पक्षता के पैमाने पर इस समय पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है और ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी मध्यस्थ के लिए ज़रूरी होता है। पाकिस्तान पर इस समय 27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और IMF से कर्ज लेने के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। जो देश खुद इतने कर्ज में डूबा हुआ हो, जिस देश के पास खुद अपने खाने के लिए पैसा नहीं, वो भला ईरान और अमेरिका के बीच क्या बीच बचाव करवाएगा? ईरान युद्ध का हर एक दिन का खर्च लगभग 18,000 करोड़ रुपए है और पाकिस्तान लगभग इतने रुपए का कर्ज लेने के लिए अक्सर दुनिया के कई देशों का चक्कर लगाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये कह सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है वो सिर्फ एक डाकिये की तरह है। इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। और दूसरी बात कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका की बात को कभी काट नहीं सकता। अमेरिका को एक ऐसे देश की आवश्यकता है जो उसके गुलाम की तरह बात करे, जो उसकी किसी बात से इनकार ना करे और जिसकी अपनी खुद की कोई शर्त ना हो। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछने और वो अमेरिका से कभी कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत क्यों नहीं? भारत शायद इसलिए नहीं क्योंकि भारत अपने हिसाब से अपने हितों को देखकर काम करता है। भारत किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। भारत अपनी शर्तों के साथ काम करेगा और भारत के लिए जो उसकी डिप्लोमेसी है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है भारत के लोगों का भला किस में है। और ये जो स्टैंड है ये हो सकता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्हें सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े देश ऐसे छोटे देशों की तलाश में हैं जो अपने हितों को भूलकर उनकी चमचागिरी कर सके।
अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान असल में किसका होता है? सेनाओं का होता है, सैनिकों का होता है, या फिर आम लोगों का होता है? सच ये है कि हर युद्ध की असली कीमत सैनिक तो चुकाते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमत चुकाते हैं आम लोग, आम नागरिक। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। हर बार युद्ध में ऐसा ही होता रहा है। 146 ईसा पूर्व में कार्थेज का जो युद्ध हुआ था, उसमें भी 2 दिन में लाखों लोग मार दिए गए थे। यह युद्ध रोमन और कार्थेज साम्राज्य के बीच में हुआ था। दक्षिणी यूरोप में रोमन साम्राज्य था, जबकि अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में कार्थेज साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य ने तब विस्तार किया तो यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में रोमन साम्राज्य की जीत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए थे। सोचिए, 7 करोड़ लोग मारे गए और 3 करोड़ लोग घायल हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के हमले में 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यानी वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, हथियार बदले, लेकिन युद्ध का सबसे आसान निशाना आज भी आम लोग ही हैं। ईरान युद्ध के लगभग 580 घंटे बीत चुके हैं। इन 580 घंटों में लगभग 2500 लोगों की मौत हुई है, यानी हर घंटे कम से कम 4 लोगों की मौत। अब आप इस नक्शे पर देखिए, सबसे ज्यादा ईरान में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं। इस युद्ध में ईरान के एक स्कूल पर हमला हुआ और उसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर छोटी स्कूली बच्चियां थीं। इराक, इजराइल, लेबनान, कुवैत और UAE के नागरिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के 13 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में मिसाइल, ड्रोन, फाइटर प्लेन्स और बड़े बड़े हमलों की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि युद्ध में कितने निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। जब एक फाइटर जेट गिराया जाता है तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। एक F-15 अगर गिरा दिया, एक F-35 पर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। लेकिन जब आम लोग मारे जाते हैं तो कोई बात भी नहीं करता। अब ईरान युद्ध में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमले किए जा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरीज पर बम बरसाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट और सिविलियन बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। अब इन आंकड़ों को देखिए। अभी तक इस युद्ध में ईरान के 80,000 सिविलियन साइट्स पर हमले हुए हैं, जिनमें 500 स्कूल और 260 स्वास्थ्य केंद्र हैं। ईरान में 10,000 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं हवाई हमलों में। ईरान में अब बिजली की सप्लाई में बहुत परेशानी हो रही है और जरूरी वस्तुओं की कमी हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि इस समय युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला है। दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रही हैं जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं। पीने का जो पानी है उसके प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, तेल के भंडार पर हमले हो रहे हैं, गैस के भंडार पर हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं, बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज पर हमले हो रहे हैं, दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित इससे कौन होगा? आम जनता, आम लोग। आज यूक्रेन हो या गाजा, ईरान हो या इजराइल, काबुल हो या टेल अवीव, हर जगह एक ही कहानी है। मिसाइल गिरती हैं, ड्रोन हमला करते हैं और मरता है आम नागरिक। यूक्रेन में लगातार रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं।
गाजा में 90% आबादी बेघर हो चुकी है। ईरान में स्कूलों पर हमले हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आम लोगों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान आपने देखा होगा लगातार अफगानिस्तान में सिविलियंस को निशाना बना रहा है। थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक अस्पताल पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। और ये सब कुछ 2026 में हो रहा है, जब दुनिया खुद को बहुत सभ्य कहती है, आधुनिक कहती है। आज की मानव सभ्यता ने यह मान लिया है कि युद्ध होगा तो लोगों की जान तो जाएंगी ही, क्योंकि इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोलैटरल डैमेज। युद्ध का मतलब है कोलैटरल डैमेज। युद्ध हुआ है तो लोग तो मारे ही जाएंगे, हमने इसे स्वीकार कर लिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज के युद्ध में जब कोई मासूम मरता है तो उसे बस एक ही शब्द में समेट दिया जाता है उसकी मौत को, और वो है कोलैटरल डैमेज। यानी युद्ध होगा तो लोग तो मरेंगे ही। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कभी युद्ध को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे, आज खुद ही सारे कानून बेबस नजर आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवता के हित में 2 सबसे बड़े फैसले लिए गए। पहला, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। दूसरा, युद्ध के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 1949 में कुछ नियम बनाए गए। लेकिन ईरान युद्ध में ना तो संयुक्त राष्ट्र की कोई चर्चा हो रही है और ना ही जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन हो रहा है। जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों पर हमला नहीं होना चाहिए और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को तो खास तौर पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें युद्ध से दूर रखा जाए। लेकिन आम नागरिकों पर हर रोज हमले हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो इन नियमों की संरक्षक थी, जो इन नियमों को बनाती हैं, आज खुद ही उन नियमों को तोड़ रही हैं। और इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कहां हो रहा है, सवाल ये है कि क्या अब युद्ध में कोई नियम कानून बचा भी है। ऐसा लगता है कि ये नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए ही बनाए गए हैं और ये उन्हीं पर लागू होते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। इस युद्ध में आपने जो सबसे ज्यादा चर्चा इस बार सुनी होगी वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ये ओमान और ईरान के बीच एक बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है और फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज की जो खाड़ी है, यहाँ से दुनिया की लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है, जो इस समय ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। यहाँ अभी सैकड़ों की संख्या में समुद्री जहाज फंसे हुए हैं और इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। लेकिन आप भी ये सोचते होंगे कि जो हॉर्मूज है इसका मतलब क्या है, तो आज हम आपको हॉर्मूज शब्द का मतलब समझाते हैं और बताते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। हॉर्मूज शब्द को लेकर 2 मान्यताएं हैं। इसमें पहली मान्यता है कि ये शब्द ईरान के ज़ोरास्ट्रियन धर्म से जुड़ा है और दूसरी मान्यता है कि ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खजूर का स्थान। ईरान एक मुस्लिम देश है जहां 99% लोग इस्लाम का पालन करते हैं, लेकिन आज से 1200 वर्ष पहले तक फारसी लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म का पालन करते थे और इस धर्म के सबसे बड़े देवता का जो नाम था वो था एहरा माजदा। मध्यकालीन फारसी में एहरा माजदा का उच्चारण कई तरह से होता था। इसके अलग अलग उच्चारण हैं, जैसे इसका एक उच्चारण है हॉर्मज़द या हॉर्मोज,
इस तरह से हॉर्मुज का नाम इस्तेमाल होना शुरू हुआ और कई इतिहासकारों का कहना है कि हॉर्मुज जो नाम है ये फारसी भाषा हॉरमोग से बना है। खाड़ी देशों में खजूर के पेड़ हुआ करते थे जिनके लिए हॉरमोग शब्द का इस्तेमाल होता था और इस जगह को खजूर का स्थान कहा जाता था और धीरे धीरे इसे हॉर्मुज कहा जाने लगा। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहे थे, ये इस समय बंद है। इसलिए सऊदी अरब अब रेड सी के जरिए, लाल सागर के जरिए कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रेड सी सऊदी अरब के बॉर्डर पर है। सऊदी अरब के अलावा बाकी देशों से भी कच्चा तेल इस समय इसी रास्ते से एशियाई देशों में आ रहा है। रेड सी का यह रास्ता एक तरफ सुएज कैनाल से जुड़ता है तो दूसरी तरफ हिंद महासागर से जुड़ा है, यानी सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है। अब सवाल यह है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है तो रेड सी के जरिए दुनिया भर में कच्चे तेल का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? इसकी दो वजह हैं। पहला, खाड़ी देशों के ज्यादातर तेल भंडार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ही आसपास हैं और दूसरा, ये रास्ता बेहद खतरनाक है क्योंकि इस रास्ते में अक्सर हूती विद्रोही हमला करते रहते हैं। हूती विद्रोही ईरान के समर्थक हैं और यमन के एक हिस्से पर उनका कब्जा है। ऐसे में इस रास्ते से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाना बहुत जोखिम से भरा हुआ है। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूती विद्रोहियों ने 150 से ज्यादा हमले किए थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह अगर आने वाले दिनों में रेड सी का ये रास्ता बंद होता है तब दुनिया में ऊर्जा सप्लाई का संकट और गहरा हो सकता है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप मानचित्र पर ये देख पाएंगे, लाल सागर यूरोप और एशिया की दूरी को 7,000 से 9,000 किलोमीटर तक कम कर देता है। अगर यमन के पास स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब बंद हो जाता है तो यूरोप और पश्चिमी एशिया से हिंद महासागर में जहाज़ों को आने के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना होगा और ऐसे में इन जहाज़ों को द केप ऑफ गुड होप के जरिए गुजरना होगा। इसकी वजह से समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे और इस समय दुनिया का 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो आज डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम आपको डी कोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।